हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। आज हम पढ़ेंगे कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम का परफॉर्मा बना लेते हैं पहले। ऑलमोस्ट सेम है डबल कॉलम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, बस उसमें हमने कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम बनाया था, इसमें कैश एंड बैंक का बनेगा। सबसे पहले डेट, particulars, voucher number, ledger folio, cash and बैंक। सेम क्रेडिट साइड बनेगी डेट, particulars, वाउचर नंबर, लेजर फोलो, कैश एंड बैंक। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। अब हमने कौन कौन से कॉलम बनाए इसमें अमाउंट के लिए? कैश और बैंक। डेबिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास पैसा कैश भी आएगा, चेक से भी आएगा, पैसा कैश भी जाएगा, चेक से भी जाएगा। सपोज करो आपके पास पहली एंट्री आती है कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 6000 या 10,000। कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो 5,000 रुपए है और कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों बैलेंस है हमारे पास, तो हमने कॉलम भी दोनों बनाए हैं। कैसे बनेगी? 1 जून को सपोज करो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों बैलेंस डेबिट साइड है हमारे पास, तो हम कैसे बनाएंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना पैसा हम पिछले महीने का लेकर आए हैं, हमारे पास हाथ में है, वो जितना कैश में है वो कैश के कॉलम में लिख देंगे, जितना बैंक में है वो बैंक के कॉलम में लिख देंगे। कैश इन हैंड की एंट्री होगी ऐसे, जैसे पीछे करते थे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। जब हमारे पास लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब पिछला बैलेंस लेके आए, इतना कैश में, इतना बैंक में। जो कैश एट बैंक है या बैंक बैलेंस है, कई बार उसके साथ बैंक बैलेंस भी लिखा आता है। बैंक बैलेंस अगर उसके साथ कुछ नहीं लिखा, अगर उसके साथ डेबिट या क्रेडिट में से कुछ नहीं लिखा, तो हम उसको मान के चलेंगे डेबिट बैलेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ लिखा होता है बैंक बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। अगर वो डेबिट का है तो उसको हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट का है तो उसको हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। कई बार कैसे लिखा आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या है कि बैंक की देनदारी है हमें, अभी बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की केस में भी बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। सपोज करो अगली एंट्री आपके पास आती है सोल्ड गुड्स रुपीज 5,000, 5,000 रुपए का सामान बेचा। अब हमने 5,000 का सामान बेच दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश बेचा, क्लियर है, तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। जब चेक से बेचा, चेक से पैसा आया और क्लियर नहीं है कि चेक को बैंक में जमा करवाया या नहीं करवाया, तब एंट्री नहीं करेंगे। अब हमें यहां क्लियर है कि कैश सामान बेचा, तो इसको हम डेबिट साइड में करेंगे। 2 जून टू सेल्स, कितने का बेचा? 5,000 का बेचा, तो कैश कॉलम में लिख देंगे इसको। सपोज करो आपके पास एंट्री आए सोल्ड गुड्स रुपीज 5,000 बाय चेक,
बाय चेक। हमने 5,000 का या 10,000 का या 8,000 का कितने का भी सामान बेचा, चेक से बेचा। अब इस एंट्री में कुछ भी क्लियर नहीं है कि चेक को जमा करवाया या नहीं करवाया। सपोज करो ये एंट्री 3 जून की है। 3 जून की एंट्री में हमने सामान बेचा और चेक लिया, चेक को जमा नहीं करवाया। तो जब हमने चेक को जमा नहीं करवाया बैंक में, ना तो हमारे कैश बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, ना बैंक बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा। तो ये एंट्री ना डेबिट साइड में आएगी ना क्रेडिट साइड में आएगी। सपोज करो 4 तारीख को, 4 जून को हमारे पास एक एंट्री आती है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अबव चेक इनटू बैंक, जो ऊपर हमें सामान बेचने के बदले में चेक मिला था उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया। अब यहां ये एंट्री बनेगी, जब हमने चेक को बैंक में जमा करवाया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अब जब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगी, जब बैंक बैलेंस घट रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। अब इसकी एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनाएंगे इसकी पहले। जब हमने किसी और दिन पहले कभी चेक लिया है और उसको हम आज जमा करवा रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। यानी कि जो चेक पिछले दिन या पिछली किसी डेट को हमारे हाथ में था उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा। हम इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, 4 जून की एंट्री है, बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक में अमाउंट लिखेंगे, बैंक में अमाउंट लिख दिया। अब क्या करना है, कहां से बढ़ा बैंक बैलेंस, टू चेक इन हैंड। जो बैंक बैलेंस बढ़ा वो चेक इन हैंड से बढ़ा तो ये एंट्री डेबिट साइड में आ गई। सपोज करो अगली एंट्री आपके पास आती है, ये सारी एंट्रीज जर्नल से निकल के ही आ रही हैं। अगर हमने जर्नल में इनको अच्छे से समझा है तो अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आती है सोल्ड गुड्स। मैं सोल्ड से ही करवा रही हूं ताकि सिचुएशन क्लियर होती जाए कि जब चेक आया, चेक को जमा नहीं करवाया या चेक को जमा करवा दिया या चेक को अगले दिन जमा करवाया, सारी सिचुएशन। सोल्ड गुड्स ₹5,000 and received a check the check deposited into bank in the same day, the check deposited into bank in the same day, और चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। अब क्या बनती है, हमने जर्नल में समझा था इसको कि जब हमने सेल किया और चेक लिया, एंट्री में मेंशन है कि चेक को किस दिन जमा करवाया, वो कह रहा है कि सेम डे जमा करवाया। अब जब सेम डे जमा करवा दिया, सपोज करो 6/6 की एंट्री है तो टू सेल्स, पैसा आया कहां से आया, सेल करने से, टू सेल्स। अब चेक से आया तो बैंक में जाएगा, बैंक में क्यों गया, क्योंकि हमने चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया है। अब सपोज करो आपके पास एंट्री आती है सोल्ड गुड्स ₹5,000 and received a check, the check deposited into bank in the next day। चेक को अगले दिन बैंक में जमा करवाया। अब यहां मेंशन है कि 6 तारीख को चेक लिया और 7 तारीख को बैंक में जमा करवाया। 6 को जब चेक लिया, सामान बेच दिया, चेक ले लिया, लेकिन हमने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो क्या 6 तारीख की कोई एंट्री बनेगी, नहीं, क्योंकि 6 तारीख को जब हमने चेक लिया उससे ना तो हमारे कैश बैलेंस पे कोई फर्क पड़ा और ना ही बैंक बैलेंस पे। अब वो कह रहा है कि द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसको जमा करवा दिया। जब उसको अगले दिन जमा करवाया तो हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, हमने सामान बेचा था, हमारे पास चेक आया था और उस चेक को हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो नेचुरल है कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे, रिसिप्ट साइड में करेंगे। अब नेक्स्ट
सपोज करो आपके पास एंट्री आती है पेड टू राम बाय चेक। राम को चेक से पैसे दिए। सपोज करो राम को चेक से 2000 रुपए दिए। राम को चेक से पैसे दिए, पेड टू राम बाय चेक, राम को पैसे गए बाय राम। सपोज करो ये एंट्री आती है 8 जून की, तो पैसा राम के पास चला गया, चेक से गया तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो हम अमाउंट जो है वो बैंक में लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है पेड रेंट 1000, रेंट पे किया 1000 रुपए। अब इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि रेंट पे किया वो चेक से किया या कैश किया, तब हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो हमने कैश पे किया है। चेक से हम उसको तभी मानेंगे जब वो उसमें मेंशन किया गया हो कि पेड रेंट बाय चेक। अभी मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाय रेंट, और हम मानेंगे कि हमने वो कैश पे कर दिया। नेक्स्ट एंट्री आती है पेड सैलरी बाय चेक। हमने सैलरी पे की चेक से। अब मेंशन है कि सैलरी पे की है चेक से की है। जब हम कोई भी खर्चा चेक से करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। जब बैंक बैलेंस कम होगा तो वो एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। तो बाय सैलरी कितना, 1000। अब क्या करना है, सपोज करो हमारे पास आती है एंट्री पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक या बैंक। तीनों बातों का एक ही मतलब है कि बैंक में पैसे जमा करवाए। सपोज करो आपके पास एंट्री आई पेड इनटू बैंक 2000, बैंक में 2000 रुपए जमा करवाए। इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जब बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनी जर्नल। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस एंट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है, दोनों ही खाते इफेक्ट कर रहे हैं। एक का बैलेंस तो बढ़ रहा है, एक का बैलेंस घट रहा है। जब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और हमारा कैश बैलेंस कम हो गया, यानी कि हमारे ही दोनों खाते इफेक्ट हो रहे हैं इस केस में। तो ये एंट्री जो बनती है वो कॉन्ट्रा बनती है। कॉन्ट्रा का मतलब दोनों साइड, एक खाते का बैलेंस बढ़ रहा है, दूसरे खाते का बैलेंस कम हो रहा है। अब जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक में डेबिट साइड में अमाउंट आएगा, 2000 रुपए बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो यहां क्या लिखेंगे, टू कैश। बैंक बैलेंस बढ़ा, कहां से बढ़ा, कैश आने से। कैश बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में कैश बैलेंस लिखेंगे। कहां से कम हुआ, हमने बैंक में जमा करवाया, तो 15 तारीख को एंट्री बन जाएगी बाय कैश। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा के लिए सी, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस कम हो रहा है। अब दूसरी करते हैं। सपोज करो एंट्री आती है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1000, बैंक से 1000 रुपए निकाले। कई बार आता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री में भी हमारे ही दोनों खाते इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। दो एंट्री कॉन्ट्रा बनती हैं, कौन कौन सी, एक तो जब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, दूसरी
जब हमने बैंक से पैसा निकलवाया। अब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, 1000 रुपए निकलवाए, तो डेबिट साइड में कैश में अमाउंट लिखेंगे। सपोज करो ये 20 जून की एंट्री है, जब कैश में अमाउंट लिख रहे हैं, कैश निकलवाया, कहां से निकलवाया? टू बैंक, और हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बैंक में अमाउंट आ जाएगा। कहां, क्यों कम हुआ, कहां से कम हुआ? बाय कैश। ये होती है काउंटर एंट्री। जब कैश निकलवाया है हमने बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है अगली, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा निकाला 1000 पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब क्या है? ड्राइंग। हमने ड्राइंग के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, घर खर्च के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग। तो ये एंट्री क्या बनेगी? सपोज करो 23 जून की है, बाय ड्राइंग्स। कितने पैसे निकाले बैंक से? 1000 रुपए निकाले हमने बैंक से, बाय ड्राइंग्स। कहां पर्सनल यूज के लिए निकाले? तो ड्राइंग्स। कहां से निकाले? बैंक से। अगर कैश निकाले होते तो कैश के कॉलम में आता। अब हमें क्या करना है? टोटल, चारों कॉलम का टोटल करेंगे। कैश के अमाउंट में से कैश का हटा देंगे, डेबिट कैश में से क्रेडिट कैश, डेबिट बैंक में से क्रेडिट बैंक। बैंक बैलेंस क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है, अगर बैंक बैलेंस डेबिट ज्यादा है तो उसमें से क्रेडिट वाला घटाएंगे, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो उसमें से डेबिट वाला घटाएंगे। अब पहले कैश का टोटल करते हैं। कैश का हमारा डेबिट साइड का टोटल आया 11,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आया 3,000। इस टोटल में से ये टोटल घटाकर बचा 8,000। हमने क्या समझा अभी तक? कि डेबिट कैश में से क्रेडिट कैश घटाकर जो बचता है उसे उस महीने की लास्ट डेट को लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 8,000 टोटल आ गया 11,000। हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा? 11,000 आए, 3,000 खर्च कर दिए, हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा? 8,000। अब करते हैं बैंक का टोटल। डेबिट साइड का टोटल आया 25,000। हमारा बैंक का डेबिट साइड का टोटल आया 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 5,000। तो 25 में से 5 घटाकर बैंक बैलेंस कितना बचा? 20,000, क्योंकि हमारा डेबिट साइड का जो टोटल था वो 25,000 था, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 5,000 है। तो ये हो गया बराबर 25,000, यानी कि हमारा बाय बैलेंस कैरीड डाउन बना 8,000 कैश, 20,000 बैंक। अगले महीने की 1 तारीख को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना बैलेंस कैश का है उसको लिखेंगे कैश के कॉलम में, और जितना बैलेंस बैंक का है उसको लिखेंगे बैंक के कॉलम में। ये बैलेंस 8,000 कैश का और 20,000 बैंक का हमें ब्रॉट डाउन करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बहुत मेन टॉपिक था कि डबल कॉलम कैश बुक हमने समझी, डबल कॉलम में कैश और बैंक। सबसे थोड़ा सा अगर टेढ़ा है तो यही वाला टॉपिक है। कॉन्ट्रा बनानी है, कॉन्ट्रा कैसे बनानी है, किसमें अमाउंट डालना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। कैश पैसा आया तो कैश के कॉलम में, चेक से आया और चेक को जमा करवा दिया तो बैंक के कॉलम में, कैश पैसा दिया तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में, चेक से पैसा दिया तो क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में। इस तरीके से हमने डबल कॉलम कैश बुक की आज विद कैश एंड बैंक कॉलम। अगले क्लास में हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। थैंक यू।